नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम बात करेंगे अपने अमेंडमेंट की जो सीरीज चल रही थी, जिसको मैंने यूपी 8080 के पेट की वजह से ब्रेक करके रोक दिया था। उसकी जगह पे मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ाना शुरू किया था। उसको अब हम कंप्लीट कर चुके हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो अब उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट भी बना के तैयार कर दी गई और आपको सबको बताना है। आप सभी का यही कार्य है कि उस प्लेलिस्ट में जितने वीडियो आपसे छूटे हैं उसको देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बताएं कि ये वही आर्टिकल है जो किसी एग्जाम में पूछे गए, ये पूछे जाएंगे। तो इसलिए इन सारे आर्टिकल को आप पढ़ना। और एक सीधी सी बात, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हर इंडिविजुअल के लिए जरूरी, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम देने जाए, किसी भी चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो संविधान से अगर क्वेश्चन आएगा तो आर्टिकल से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और एक नंबर किसी का सिलेक्शन रोक सकता है। वो उस इंसान से पूछिएगा जिसका सिलेक्शन रुकता है, क्योंकि आप लोग हो सकता है भी बहुत सारे बिगनर हो, हवा में नहीं अरे ठीक है बस आज नहीं कल तो नौकरी लगनी है 1-2 साल में। आई होप बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी जितनी जल्दी नौकरी लग जाए जितनी अच्छी बात है उतनी अच्छी बात है। लेकिन एक टीचर समझता है कि क्या कब और एक बच्चे को कैसे होना चाहिए। तो आपसे मैं फिर से कहूंगा, मैं वही पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 300 क्वेश्चन कर लो सिलेक्शन, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, कि मुझे पता है ना एग्जामिनर क्या पूछ रहा है और आप क्या चाहते हो। तो 300 क्वेश्चन करके सिलेक्शन वाले में ना भागना। मैं पूरी कहानी पूरी विस्तार से बताऊंगा, जितनी बातें हैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूं। मैं कभी ये नहीं चाहता कि एक बच्चे के साथ जीवन के साथ खेला जाए, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ते हैं और जब तक पढ़ेंगे, जब तक पढ़ाएंगे तब तक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम भी यह दर्द झेलते हैं और देखते हैं कि इंसान, जब मैं किसी कोचिंग संस्थान में जाता हूं तो देखता हूं कि कोचिंग संस्थान वाले सिर्फ पैसा कमाने के लिए बच्चों के जीवन के साथ खेलते हैं। बहुत दुख होता है। लेकिन वहां पे अगर हम अपनी बात रख रहे हैं तो कोई समझेगा नहीं, कभी नहीं समझेगा, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं ये गलत है। ऐसा नहीं है, बहुत अनुभव है इन सब चीजों का। लेकिन फिर से कहूंगा, मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो आपकी जानकारी के लिए जरूरी है, जो आपके जीवन की नैतिकता के लिए जरूरी है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे संविधान के 15वें अमेंडमेंट के बारे में, जो संविधान संशोधन 15वां होता है 1963 में होता है। यह क्या है? हाई कोर्ट से रिलेटेड है। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। आप सभी को पता है 1866 में मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, इन 3 राज्यों में क्या होता है? हाई कोर्ट की स्थापना होती है। कब? जब ब्रिटिश शासन होता है, यानी ब्रिटिश शासन के दौरान 1866 में इन 3 राज्यों में स्थापना होती है। उसके बाद 1966 में आप सभी को पता होगा चौथा हाई कोर्ट जुड़ता है, दिल्ली, ठीक है, ये सभी को पता है। लेकिन ये तो इतिहास के बारे में जानकारी हुई। कभी हाई कोर्ट इतिहास के बारे में बात करेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। जो भारत शासन अधिनियम जब मैंने पढ़ाया उन सब के बारे में मैंने बताया होगा कैसे कैसे। जाइए आप देखिए, हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे देखिएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, आप वो वहां पे देखिए। लेकिन अभी यहाँ पे बात करनी है अमेंडमेंट। उच्च न्यायालय का जो आर्टिकल है 214 से लेकर 232 तक है, ठीक। कैसे? 214 से लेकर 232। और इसी के अंतर्गत एक 215 था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 215 आर्टिकल क्या कहता है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और इसका मतलब मैंने जब इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ाया था बताया था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो 15वें संविधान संशोधन 1963 में, इसमें पहली बात क्या कहेगी? उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, हिंदी में क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति या प्राधिकरण किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ राज्यों के बाहर दायर करने का अधिकार, यानी रिट जो है राज्यों के बाहर भी दायर कर सकता है यदि इसका कारण उसके क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ हो। सीधी सी, यदि इसका कारण, यही पूरी बात को पलट देता है, उसके क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ हो। मान लो कि कोई व्यक्ति है तमिलनाडु का, ठीक है, क्या है? तमिलनाडु का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो आया यूपी में, ठीक है, वो आया यूपी में, ठीक है। उसने कोई ऐसा कांड कर दिया जो इनलीगल था उत्तर प्रदेश में। तो अब यह क्या करेगा कि हाई कोर्ट जो है, और ये केस चल दिया यहां से, मतलब केस एफआईआर हो गई, केस चलने लगा। तो हाई कोर्ट को किसी व्यक्ति या प्राधिकरण का मतलब ट्रिब्यूनल,
या किसी हाईकोर्ट किसी व्यक्ति या ट्रिब्यूनल के खिलाफ राज्यों के बाहर दायर करने का अधिकार है। रिट दायर करने का अधिकार है, यानी राज्यों के बाहर भी रिट दायर कर सकता है यदि उसका कारण सिर्फ और सिर्फ शर्त क्या रखी गई है, उसके क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हो। अब तमिलनाडु का व्यक्ति है, यूपी में कोई कांड करेगा तो यूपी क्षेत्राधिकार में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यूपी गवर्नमेंट, यूपी हाईकोर्ट चाहे तो ये कोर्ट को केस को कहां कर सकता है? तमिलनाडु में कर सकता है, और इस व्यक्ति के खिलाफ केस चलाया जा सकता है कि आप इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ पे ऐसा दुष्कर्म किया है, ऐसा कांड किया है, जिसकी वजह से हमने ये कार्य किया। तो सीधी सी बात है, 15वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बात क्या जोड़ी गई? पहली बात यह जोड़ी गई कि हाईकोर्ट को यह अधिकार है, यह पावर दी गई है कि किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ राज्यों के बाहर रिट जारी करने का अधिकार, राज्यों के बाहर रिट जारी करने का अधिकार, यदि इसका कारण उसके क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हो, यानी कि उसका कारण, इसकी एक शर्त ही रखी गई, तभी कर सकता है जब वो उसका क्षेत्राधिकार में ऐसा कोई कर्म कांड किया हो। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या कहेगी? हाईकोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्त के मतलब रिटायरमेंट। सेवानिवृत्त के मतलब रिटायरमेंट को 60 वर्ष से, कितनी 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर देना। यानी कि सर्वप्रथम जब शुरुआत हुई होगी हाई कोर्ट में, तो उस समय जो वहां के न्यायाधीशों की कार्यकाल था कितने, 60 वर्ष तक था। 60, अधिकतम कार्यकाल कितने, 60 वर्ष की आयु तक कर सकता था। लेकिन 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा इसको बढ़ा कितना कर दिया, 62 वर्ष कर दिए गए। यानी कि किस अमेंडमेंट द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया? तो 15वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा। क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है। उसके बाद तीसरी बात क्या हुई? हाईकोर्ट न्यायालय यानी उच्च न्यायालय से हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को, ध्यान से देखिए, हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर हो चुके न्यायाधीश को उसी न्यायालय में, उसी हाईकोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की व्यवस्था, कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की व्यवस्था। यानी सीधी सी बात बताई जा रही है, मान लो ये एक एक्स हैं और ये उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में कार्य कर चुके हैं, अपनी सेवा दे चुके हैं और सेवानिवृत्त हो गए। लेकिन कुछ समय बाद जब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उसके बाद भी इनको इसी न्यायालय का कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक व्यक्ति कार्यकारी न्यायाधीश कब होगा, सेवानिवृत्त कब होगा? जब वो अपना पूरा टेन्योर कर चुका हो, यानी पूरा टेन्योर कर चुका हो। लेकिन कार्यकारी न्यायाधीश की सिर्फ कंडीशन क्या है? कोई हाईकोर्ट अगर अपने यहाँ किसी न्यायाधीश को कार्यकारी के रूप में नियुक्त करेगा तो उसकी कुछ तो कंडीशन होगी, कुछ तो शर्तें होंगी ना। पहली शर्त क्या है कि यहाँ पे केसों की पहली शर्त क्या है? मुद्दे, पहली शर्त क्या है? केसों की संख्या अधिक होना। यानी जो इस उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में जो जज हैं, उच्च न्यायालय के जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी संख्या कम होना कंपेयर देन केसों की संख्या, यानी केसों की संख्या अधिक, मुद्दों के मामलों की संख्या अधिक हो गई है, उसको जल्दी से निपटारा करने के लिए कार्यकारी के दूसरे। और दूसरी बात, मान लो कोई ऐसे अधिकारी, कोई न्यायाधीश है जो कुछ समय से अव्यस्त है या बिजी है, वो या स्वास्थ्य को लेकर कुछ ऐसी कंडीशन है, तब वो कार्यकारी हो सकता है, यानी कि अनुपस्थित है, तब कार्यकारी न्यायाधीश की व्यवस्था रखी गई है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा कार्यकारी न्यायाधीशों की व्यवस्था रखी गई है? तो 15वें संविधान संशोधन द्वारा 1963। इतनी बात समझिए, केसों की संख्या अधिक हो रही है, सेवानिवृत्त हो चुके न्यायाधीशों को नियुक्ति, केसों की संख्या जब अधिक हो रही है तो उसको कार्यकारी के रूप में, न्यायाधीश के रूप में बनाया जा सकता है। या वहां पे जो न्यायाधीश थे वो अनुपस्थित हैं, उनकी जगह पे कार्यकारी न्यायाधीशों को बनाया जा सकता है। इतनी बात समझिए, बोलो हाँ अगर इतनी बात समझ। चलिए आगे देखते हैं अगली कौन सी बात कही गई। अगली बात कौन सी कही गई? हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय से दूसरे, एक उच्च न्यायालय से, एक ऐसे समझो, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण में क्षतिपूर्ति भत्तों का भुगतान,
सीधी सी बात देखो, सीधी सी बात ऐसे समझो, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय पर अगर किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफर हो रहा है, उस दौरान जो उस न्यायाधीश को क्षतिपूर्ति उठानी पड़ रही है, क्षतिपूर्ति उठानी पड़ रही है, उसका क्या करेगा, भत्ते का भुगतान, उस भत्ते का भुगतान कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगा, केंद्र सरकार। तो एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट के में न्यायाधीश के स्थानांतरण के समय जो क्षतिपूर्ति होगी, उसका भुगतान, भत्तों का भुगतान की बात कही गई। किस अमेंडमेंट, 15वें अमेंडमेंट 1963 द्वारा। यानी सीधी सी बात है, अगर कोई एक्स न्यायाधीश है जो किसी दूसरे, मान लो ऐसे समझो, यूपी का कोई न्यायाधीश है इस समय प्रेजेंट टाइम में, उसका ट्रांसफर यूके में कर दिया, यानी उत्तराखंड में कर दिया, ठीक है। तो यहां से यहां जाने में उसको जो क्षतिपूर्ति हुई, जो दिक्कतें हुई, उसका भुगतान करेगा कौन, करेगा, केंद्र सरकार करेगी। भत्तों का भुगतान करेगा। ये किस, जो भी इसका खर्चा, किराया जो भी आएगा, जितनी भी समस्या होगी, उसका समाधान कौन करेगा, तो केंद्र सरकार करेगी। एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरण के समय में जो क्षतिपूर्ति हुई, भत्तों का भुगतान कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। ये बात कही गई। कौन, न्यायाधीशों के मामले में, न्यायाधीशों के यानी न्यायाधीश के मामले में। उसके बाद चौथी बात समझ गई। उसके बाद पांचवी बात क्या है, पांचवी बात यह है हाईकोर्ट के यानी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त की व्यवस्था। यानी कोई ऐसा न्यायाधीश जो हाईकोर्ट से क्या हो चुका, सेवानिवृत्त हो चुका, यानी हाईकोर्ट से सेवा अपनी दे चुका है और वो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बनने की योग्यता रखता है, योग्यता भी रखता है, ठीक है। तो उस दौरान उसको क्या, अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसमें भी वही कंडीशन है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट में किसी केस के दौरान इनको रखा जाए, किसी बेंच बनाई जाए, कोई बेंच बनाई जाए किसी केस के दौरान, तो इनको जोड़ा जा सकता है। या वहां पे अधिक न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही है तो इनको जोड़ा जा सकता है, या किसी विशेष न्याय के लिए इनको बुलाया जा सकता है, ये सब चीजें। और जब ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन जाएंगे तो उस समय इनको पूरा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का ही प्रोटोकॉल दिया जाएगा। तो ये क्या बात आई, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी जो हाईकोर्ट में सेवा दे चुके हैं न्यायाधीश, उनको सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था। किस अमेंडमेंट द्वारा, तो 15वें अमेंडमेंट 1963 द्वारा। ये बात कही गई। पांचवी बात समझ में आई, बोलो हाँ। अब देखते छठवीं और आखिरी बात, यानी सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय एंड हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र निर्धारण हेतु प्रक्रिया व्यवस्था, कि इनकी उम्र क्या होगी, इसके निर्धारण की प्रक्रिया व्यवस्था। यानी कुछ प्रक्रिया होगी, कुछ क्रिया होंगी, कुछ प्रक्रिया होगी, तभी तो उम्र का निर्धारण कर पाएंगे। ये तो नहीं कि हमने कहा नहीं तुम्हारी रिटायरमेंट होगी तुम आ जाओ, ये कुछ नहीं। उसकी कुछ निर्धारण होगी, कुछ उम्र प्रक्रिया निर्धारण की व्यवस्था है, वो बात कहिए। तो क्या बताएगा 15वें संविधान संशोधन में छठवीं बात क्या कही गई, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र निर्धारण हेतु प्रक्रिया की व्यवस्था। किस अमेंडमेंट, 15वें अमेंडमेंट 1963 द्वारा। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ। अगर ये बात समझ में आई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और दबा के फैला दो। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारी मेहनत तो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपके निरंतर प्रयास में रहूंगा, हरदम मेहनत करता रहूँ। तो चलिए आज के लिए इतना। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।